नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आप जानते हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक के 3 वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों ने रेल टिकट की सब्सिडी पर सरकार से कितने करोड़ की छूट ली और कॉरपोरेट ने 5 वर्षों में सरकार से कितने लाख करोड़ की टैक्स छूट ली? इसका जवाब लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने ही दिया है। कोई 5 से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक एक साल में आरक्षित डिब्बों में रेल यात्राएं करते हैं। सरकार उनके टिकट पर सब्सिडी देती थी। लोकसभा में रेल मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के रेल टिकट पर हर साल 1500 करोड़ से लेकर किसी साल 1650 करोड़ तक की सब्सिडी दी गई है, जो अब बंद कर दी गई है। 2017-18 से लेकर 2019-20 के 3 वित्त वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों को कुल 4794 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। अब आते हैं कॉरपोरेट ने विभिन्न नियमों के तहत कितने लाख करोड़ की टैक्स छूट ली। 19 जुलाई को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि 5 वर्षों में कॉरपोरेट ने विभिन्न मदों में कुल 4.5 लाख करोड़ की टैक्स छूट ली है। हम यह भी बता दें कि 21-22 में कॉरपोरेट ने 4.5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स भी दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि कॉरपोरेट का टैक्स कभी माफ नहीं किया जाता, लेकिन यह वो आंकड़ा है जो कॉरपोरेट विभिन्न नियमों के तहत टैक्स छूट हासिल करते हैं। यही नहीं, रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों को रेल टिकटों पर अब कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। करोड़ों वरिष्ठ नागरिक परेशान रहा करते थे कि रेल टिकट पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं। अब उन्हें जवाब मिल गया है कि नहीं मिलेगी। जुबैर की जमानत की खबर पर आने से पहले अरावली और यूपी में तबादले के हंगामे की खबरों पर बात जरूरी है। अरावली का पहाड़ माफिया काट कर खा गए, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अनुभव बताता है कि माफिया का कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि माफिया शब्द तो एक है, लेकिन इसके भीतर प्रशासन, अधिकारी, नेता और न जाने कौन कौन आ जाता है। अरावली मिट जाएगी मगर माफिया नहीं मिट सकता। माफिया केवल पहाड़ नहीं काटता, बल्कि सिस्टम के भीतर एक ऐसा पहाड़ बना देता है कि उसे काटना असंभव हो जाता है। हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के बाद माफिया मिट जाएगा, इस तरह का भ्रम पालने का कोई ठोस कारण नहीं लगता। तबादले का नेटवर्क भी अलग अलग राज्यों में पहाड़ की तरह मजबूत हो गया है। बिहार के राजस्व मंत्री ने हाल ही में बयान दिया कि उनके विभाग पर माफियाओं का कब्जा हो गया है। उधर यूपी में तबादला नेटवर्क का पहाड़ इतना ऊंचा हो गया है कि योगी सरकार के 3 मंत्रियों के विभागों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सारे आरोप तबादले को लेकर हैं। मुख्यमंत्री का कार्यालय इन विभागों में करप्शन की जांच करा रहा है, तो इनके मंत्री नाराजगी के बहाने बगावत के मीठे बोल बोल रहे हैं। 5 साल तक संपूर्ण नियंत्रण से शासन करने और भ्रष्टाचार के मिटा देने का दावा करने के बाद भी योगी सरकार के कई विभागों में तबादलों को लेकर विस्फोट की स्थिति है। जुलाई महीने में यूपी के अखबारों में तबादले की जो खबरें छपी हैं, उन्हें एक क्रम में सजा कर देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि तबादले का नेटवर्क कहीं नहीं मिट सकता है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के हवाले से यह हेडलाइन लगाई है कि अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करे मंत्री। खबर में विस्तार से लिखा है कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करें। हिदायत देना बुरी बात नहीं, समय समय पर इसकी जरूरत होती है, लेकिन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ को यह कहना पड़े कि मंत्री अपने स्टाफ पर भरोसा ना करें और राज्य मंत्री को भी बैठक में बुलाएं, तो इसका मतलब है यूपी की कहानी में केवल बुलडोजर का भय नहीं है। अगर भय होता तो मंत्री के स्टाफ वो काम तो बिल्कुल नहीं करते जिससे मुख्यमंत्री को कहना पड़ जाए कि मंत्री उन पर भरोसा ना करें। लेकिन क्या मंत्रियों पर भरोसा किया जा रहा है? इसे समझने के लिए पहले यह हेडलाइन देखिए, 7 जुलाई के अखबार में छपी है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान है कि डिप्टी सीएम को पता ही नहीं, सचिव ने कर दिए तबादले। अब यही आरोप जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पैसे लेकर तबादले हो रहे हैं। यह आज नहीं बल्कि इस महीने के शुरू से ही दिखने लगा था, जब तबादलों में धांधली की खबरें यूपी के अखबारों में छपने लगी थीं। यह खबर आज की है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले को लेकर धांधली के आरोप में पीडब्ल्यूडी हेड मनोज गुप्ता यानी इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर सहित 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
18 जुलाई को कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया गया। इन खबरों को देखने के बाद आप ही बताइए कि कौन किस पर भरोसा ना करे। मुख्यमंत्री कहते हैं स्टाफ पर मंत्री भरोसा ना करें, मंत्री कहते हैं उन पर भरोसा नहीं हो रहा। इस खेल में राजनीति जरूर होगी, लेकिन पर्दा हटाकर देखिए तो तबादलों के नेटवर्क का पहाड़ साफ साफ नजर आएगा। जिस राज्य की राजनीति में धर्म और राष्ट्रवाद की नैतिकता गंगा की तरफ पवित्र होने का दावा करती है, उस राज्य में तबादले को लेकर सरकार के भीतर से ही भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं। यह भी अजीब है कि दिनेश खटीक मुख्यमंत्री की जगह गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हैं, उन्हें इस्तीफा भेजते हैं। कायदे से उन्हें अपना इस्तीफा पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री को देना चाहिए था। अमित शाह को इसलिए लिखा कि इस पूरे मामले को दिल्ली बनाम यूपी की लड़ाई के रूप में देखा जाए, देखा भी जा रहा होगा। लेकिन यह बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिनेश खटीक किसी विभाग में राज्य मंत्री हैं। अमित शाह को एक पत्र लिखते हैं जिसमें काफी कुछ बताते चलते हैं। दिनेश खटीक मेरठ से सटे हस्तिनापुर से चुनकर आते हैं, दोबारा विधायक बने हैं और दोबारा मंत्री भी। अपने पत्र में जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उससे भी काफी कुछ देखने समझने को मिल सकता है। दिनेश खटीक ने लिखा है कि दलित समाज से होने के कारण जलशक्ति विभाग में उनकी पूछ नहीं, उनके आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई उन्हें बैठक की सूचना देता है। केवल कार दे देने से राज्य मंत्री का दायित्व पूरा नहीं हो जाता, अधिकार नहीं मिला। दिनेश खटीक ने आरोप लगाए हैं कि उनके विभाग में तबादलों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जब उन्होंने विभाग से पूछा कि किस किस का तबादला हुआ है तो इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग को उक्त स्थिति से अवगत कराना चाहा तो उन्होंने मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी और फोन काट दिया। यह लिखा है, यह एक जनप्रतिनिधि का अपमान है। मैं दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए विभाग में भेदभाव किया जा रहा है। जब दलित राज्य मंत्री का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जब इतना लंबा चौड़ा पत्र लिख ही दिया तो फिर मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है कोई विषय नहीं है। दिनेश खटीक ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे सुनकर तो ईडी के सारे अफसरों को विमान से नहीं, नाव से ही लखनऊ की तरफ रवाना हो जाना चाहिए और जांच शुरू कर देनी चाहिए। मां गंगा के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार चल रहा है, यह बात स्वयं मंत्री कह रहे हैं। क्या इसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिनेश खटीक को मनाकर मंत्री पद पर बनाए रखेंगे, या नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जांच एनआईए, ईडी और सीबीआई में से किसी को सौंप देंगे? दिनेश खटीक का आरोप भले ही उनके विभाग तक सीमित हो, लेकिन यूपी के कई विभागों में तबादले को लेकर पैसे के लेन देन के आरोप लगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को तबादले में धांधली के आरोप में हटाया गया है। यह कैसे हो सकता है कि अनिल कुमार पांडे की गतिविधियों की जानकारी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को ना हो, जबकि वे अनिल कुमार पांडे को यूपीए के समय से जानते हैं, जब वे मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बनाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 350 इंजीनियरों के तबादले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इसे लेकर इंजीनियर इन चीफ मनोज गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। 4 अन्य सीनियर अफसरों को भी सस्पेंड किया गया है। जाहिर है योगी सरकार को लगा है कि भ्रष्टाचार हुआ होगा, तभी इतनी कार्रवाई हुई और जांच शुरू हो गई। क्या तब तक मंत्री जितिन प्रसाद को पद से हटा नहीं देना चाहिए? जब ओएसडी का तबादला हुआ, इंजीनियर इन चीफ सस्पेंड हो गए, तो मंत्री कैसे अनजान रह सकते हैं? क्या यही बात दूसरे दलों की सरकारों के समय मान ली जाती? क्या गोदी मीडिया छोड़ देता? ईडी के अधिकारी घर बैठ जाते? जितिन प्रसाद के भी दिल्ली में होने की खबर है, पर उन्हें बताना चाहिए कि उनके रहते भ्रष्टाचार हुआ या नहीं। अगर हुआ है तो फिर उन्हें मंत्री क्यों रहना चाहिए? अपने विभाग के भीतर तबादले को लेकर जो धांधलियां हुई हैं, उसकी नैतिक जिम्मेदारी से भी खुद को कैसे अलग कर सकते? क्या ये सारे सवाल वाकई पूछने लायक नहीं? सर एक चीज पूछना था मुझे, यूपी सरकार के जो 2 मंत्री नाराज हैं। ये सब नहीं पूछना। यूपी के अखबारों में पशुपालन विभाग में 50 करोड़ के घोटाले की खबरें छपी हैं। भास्कर की खबर है कि पशुपालन विभाग में उपकरण और दवाओं की खरीद 2 गुनी कीमत पर हुई है। इसकी जांच हो रही है। आज पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के तबादले का बवाल दिल्ली पहुंचा।
लेकिन इसकी शुरुआत हुई स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य विभाग के तबादले में इतनी धांधलियां हो गई कि योगी सरकार को अपने ही मुख्य सचिव के निर्देशन में जांच बिठानी पड़ गई। ऐसा लग रहा है कि विभागों से भ्रष्टाचार भगाने की लड़ाई अकेले मुख्यमंत्री कार्यालय ही लड़ रहा है। 12 जुलाई की यह खबर अमर उजाला की है। स्वास्थ्य विभाग में तबादले की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी ने कमेटी गठित कर दी है। मुख्य सचिव जांच करेंगे। यह खबर 5 जुलाई की है। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं उन्हें तबादले की जानकारी नहीं थी। कमाल है, बिना मंत्री की जानकारी के तबादले हुए जा रहे हैं। अखबारों में बहुत सारी खबरें हैं। पीएमएस डॉक्टरों की एसोसिएशन हो या स्वास्थ्य विभाग के तमाम दूसरे संगठन, सभी गलत तबादलों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कर्मचारियों ने 14 जुलाई को महानिदेशालय का घेराव भी किया। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिससे पता चलता है कि तबादला उनकी जानकारी के बगैर हुआ और तबादला नीतियों का पालन नहीं हुआ। हो सकता है कि यूपी की सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही हो, लेकिन इस लड़ाई में 3 बड़े विभागों के मंत्री भी संदेह से परे नहीं लगते। क्या वे बताना चाहते हैं कि वे नाम के मंत्री हैं मगर तबादला कोई और कर रहा है? या जब तबादले में धांधलियां हो रही हैं तब केवल अधिकारी क्यों सस्पेंड हो रहे हैं? मंत्रियों की क्यों नहीं कोई जिम्मेदारी तय होती है? यह भी एक बड़ा सवाल है कि हजारों लोगों का तबादला हो रहा है और मंत्री की कोई भूमिका नहीं। बसपा नेता मायावती और सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए राज्य मंत्री दिनेश खटीक के मामले में प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा है कि यूपी भाजपा मंत्रिमंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह, अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ईमानदारी से बताए अब अगली बारी किसकी है। सवाल है कि केवल बयानों को लेकर बवाल होगा और वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाएगी या भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र जांच भी होगी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने नवगठित महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पद दिलाने के नाम पर 100 करोड़ मांगने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह की गिरफ्तारी उस विधायक ने ही कराई है जिसे यह गिरोह 100 करोड़ के बदले कैबिनेट मंत्री का पद दिलाना चाहता था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस देश में कुछ भी हो सकता है, सावधान रहा कीजिए। आज हरियाणा का ताबड़ू शहर बंद रहा। स्कूल, कॉलेज, दुकानें सब बंद रहीं। शहर के लोगों ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के विरोध में एक मार्च निकाला। दिवंगत बिश्नोई के बेटे कनाडा में रहते हैं, उनके आने का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद गुरुवार को हिसार के उनके गांव सारंगपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल बिश्नोई की हत्या के आरोप में डंफर का क्लीनर इक्कर मुठभेड़ के कुछ देर बाद ही पकड़ा गया। ड्राइवर को भी आज भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा माइनिंग में शामिल बाकी लोगों की भी तलाश हो रही है। जहां पर ड्राइवर और क्लीनर दोनों रहते हैं वहां पूरे मोहल्ले के घरों पर ताले पड़े मिले। वहां के लोग क्यों घर छोड़कर भाग गए? ईमानदार अधिकारी हैं, वो उनकी ईमानदारी वो पिसते हैं। बाकी जो लोग सरकार में बैठे हैं, चाहे जो अफसरान हैं, ये जो खनन माफियाओं से अवैध वसूली करते हैं, उनकी वजह से ये सारा कारनामा हुआ है। इसमें ईमानदार अफसर और उसकी ईमानदारी पिसती है। तो उसके विरोध में आज पूरा तावड़ू शहर अपना विरोध प्रदर्शन करके एसडीएम साहब को ज्ञापन देने हम जा रहे हैं। मांग ये है कि हत्यारों को जल्द सजा मिले और उनको फांसी की सजा मिले। जिस हमारे डीएसपी साहब को मारा है उन्होंने। नूह का पचगावा गांव, और पचगावा गांव में जो सबसे ऊंचा घर है उसकी मैं छत पर खड़ा हूं और यहां टॉप एंगल से दिखाता हूं कि कैसे होती है इलीगल माइनिंग, क्या मॉडस ऑपरेंडी है और क्या है गांव की भौगोलिक स्थिति। आप देखें कि ये जो पूरा गांव है ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं और बीचों बीच ये जो पचगावा गांव है वो है। यहाँ गांव के लोगों के पास ज़्यादा कुछ काम धंधे नहीं हैं। अधिकतर लोग इलीगल माइनिंग से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। केवल ये गांव नहीं बल्कि आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग भी इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए हैं। आप देखें कि गांव में कई घरों में आपको इस तरह के डंपर खड़े हुए मिल जाएंगे और
लोग यहाँ से पत्थर निकालते हैं, फिर अलग अलग शहरों में जाकर बेचते हैं। तो अधिकतर लोग इल्लीगल माइनिंग से जुड़े हुए हैं। अब गांव से जो ये रास्ता निकलता है, ये एक रास्ता है गांव से, यही रास्ता आगे जो पहाड़ियां हैं वहां तक जाता है, चाहे पुलिस आए या फिर माइनिंग करने वाले। एक रास्ता है, हालांकि जो इल्लीगल माइनिंग करने वाले हैं वो कई रास्ते तय कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के लिए आने के लिए एक रास्ता है जहां से गाड़ियां जा सकती हैं। तो पुलिस जब भी यहां से निकलती है इस रास्ते से, तो यहां पर इल्लीगल माइनिंग करने वालों के जानकार दुकानदार के रूप में या किसी और रूप में यहाँ पर बैठे होते हैं, और जैसे ही गाड़ी यहाँ से गुजरती है वो तुरंत फ़ोन करते हैं आगे जो लोग माइनिंग कर रहे होते हैं। सामने देखें कि जहाँ पर डीएसपी की मौत हुई वो जगह है जहाँ पर पहाड़ खुदे हुए हैं। वहाँ पर जो लोग माइनिंग कर रहे होते हैं उस पहाड़ के ऊपर भी एक आदमी टॉप पर बैठा होता है, जो कि ऊपर से देख रहा होता है कि गाड़ियाँ पुलिस की आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो दूर से दिखाई देता है, अगर आप पहाड़ के ऊपर बैठे हैं तो आपको कई किलोमीटर दूर से दिखाई देगा कि कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। तो जैसे ही यहाँ से जो माइनिंग करने वाले का जानकार जो यहाँ बैठा होता है इस गली के आसपास, वो फ़ोन करता है, आगे तुरंत वो लोग अलर्ट हो जाते हैं, और जो शख्स पहाड़ पर बैठा होता है वो तुरंत जो लोग नीचे बैठे होते हैं वो उनको बताता है कि गाड़ियाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं। और पुलिस के पहुँचने के पहले ही अधिकतर जो लोग माइनिंग करने वाले हैं वो पहाड़ों के ऊपर के रास्ते से निकल जाते हैं। माइनिंग करने के लिए या तो वो लोग ट्रैक्टर ले जाते हैं या फिर डंपर ले जाते हैं। तो पुलिस तो यहाँ से जाती है अपनी गाड़ियों से, लेकिन जो डंपर या ट्रैक्टर वाले होते हैं उन्होंने कई रास्ते आगे बनाए हुए हैं, गुप्त रास्ते हैं, जो कि वो डंपर और ट्रैक्टर इन पहाड़ों के ऊपर से निकाल लेते हैं और इस तरह से पुलिस से बच जाते हैं। लेकिन कल जो डंपर का ड्राइवर था उसको शायद मौका नहीं मिल पाया, जो भी वजह रही हो वो निकल नहीं पाया, और डीएसपी वहाँ पर पहुँच गए। जब डीएसपी को डंपर के ड्राइवर ने देखा तो उसने भागने की कोशिश की। डंपर के पीछे डीएसपी ने अपनी गाड़ी लगाई और ड्राइवर ने अपने डंपर को रोक भी दिया, लेकिन जैसे ही डीएसपी नज़दीक पहुंचे, आरोप यह है कि ड्राइवर मित्र ने उन पर डंपर चढ़ा दिया और उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से जो मित्र आरोपी ड्राइवर है उसके डंपर को पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन ये गांव की जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से आप देखें तो बहुत ही प्लान वे में माइनिंग होती है, और यहाँ से पुलिस जब पहुँचती है उसके पहले ही आरोपी फरार हो जाते हैं। कि जो उस गांव के साथ, उस पहाड़ के साथ सटे हुए जो गांव है पचगांव, उसी के ही लोग जो हैं वही डंपर मालिक भी हैं, और वहीं की लेबर, ऐसा हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि वहीं की लेबर ने उसको तोड़कर और भरा है। ये अपने एक डंपर में 4 से 5 हज़ार रुपया कमाते हैं। तो ये अपने स्मॉल फाइनेंशियल इकोनॉमिक गेन के लिए गांव के खुद के लोग ही ये कर रहे हैं, और बहुत ही स्मॉल स्केल पे ये होता है। जिस गांव में ये होता है वही गांव से हमें कहीं ना कहीं टिप भी मिल जाती है कि ये हो रहा है, और इसीलिए पुलिस सफल भी रही है इसमें। जब भी क्रैकडाउन किया है तो ये किसी भी लार्ज स्केल पर या कोई विस्फोटक का इस्तेमाल करते हुए कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में नहीं हो रहा है, पूरे मेवात के अंदर, नूह के अंदर मैं बोल सकता हूँ। बड़े माफिया भी हैं और गांव के लोग भी हैं, सरपंच भी हैं। अच्छा। और वैसे दबंग लोग भी हैं। अच्छा। जो 5-7 गांव हैं पहाड़ के साथ, ये रात को खूब बम ब्लास्ट करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सवेरे भर के लाते हैं। आपको अगर पकड़ना है किसी को 250 गाड़ियाँ भोगीपुर में जाके पकड़ो। कौन कौन से गाँव है जहाँ माइनिंग होती है? माइनिंग ये सारे में होती है, मेवात में पूरा ये माइनिंग के ऊपर ही चल रहा है। आप सवेरे जितना भी पत्थर आता है, ये भोगीपुर है यहाँ से 6-7, वहाँ पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं और ट्रक भी खड़े रहते हैं, बिना लिए दिए कौन निकालता है। बड़े लोग कौन है? अब बड़े तो मैं किसका नाम ले लूँ, जो बड़े हैं तो बड़े ही हैं। नेता वगैरह भी हैं क्या इसमें? होंगे भाई, जब भी काम होता नहीं तो कौन होता है? पुलिस की मंथली बंदी पड़ी है सबकी। हाँ, क्या नाम है आपको सर? बलून सिंह। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? बताइए थोड़ा माइनिंग के बारे में। माइनिंग के बारे में क्या बता? भाई ये ट्रक से निकल ही रहे हैं, ये पुलिस वाले इनकी मिली भगत से ही निकल रहे, और क्या ऐसा थोड़ी नहीं निकलते। हाँ। कांग्रेस ने जब हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा तब उसके जवाब में गृह मंत्री अनिल विज ने कह दिया कि 2013 में जब हुड्डा मुख्यमंत्री थे बिल्कुल इसी प्रकार की घटना हुई, उस समय भी पुलिस वाले मारे गए थे। यह सब शुरू तो कांग्रेस के समय से हुआ, मंत्री कह रहे हैं, हमने तो फिर भी उस पर नियंत्रण किया है। क्या वाकई अरावली के खनन पर नियंत्रण हो गया है? देखिए, 3 कंपनियां हमने वहां पर लगाई और तीनों जिलों के जो एसपी और बाकी उच्च अधिकारी हैं
वहाँ पर वो कॉम्बिंग कर रहे हैं इनको पकड़ने के लिए, और किसी भी हालत में इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। 29/3/13 को बिल्कुल इसी प्रकार की घटना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसकी FIR भी दर्ज हुई है 100 नंबर, इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू तो कांग्रेस के राज से ही हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है, और ऐसे समय के ऊपर राजनीति करनी नहीं चाहिए। कांग्रेस के समय हुआ तो अब भी हो गया तो क्या बात, इस तरह से हर बात = हो जाती है, और जैसा चल रहा है चलता रहता है। एक बात ठीक से समझने की जरूरत है, मुआवजे के ऐलान से, परिवार के सदस्य को नौकरी देने से, डंपर के मालिक और चालक को गिरफ्तार कर लेने से सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या का इंसाफ नहीं हो जाता। ना ही अरावली की निरंतर हत्या का इंसाफ होता है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की जान इसलिए गई क्योंकि वे देखने गए थे कि वहां माइनिंग तो नहीं हो रही है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जो दिल्ली से लेकर गुजरात और इस तरफ दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक फैली हुई है। 692 किलोमीटर दूरी है इसकी। अप्रैल 2019 में डाउन टू अर्थ में अरावली को लेकर एक कवर स्टोरी छपी। डाउन टू अर्थ में अरावली को लेकर कई बार ऐसी स्टोरी छपी, उसमें अरावली को लेकर काफी जानकारियां मिल सकती हैं। प्रणय लाल ने लिखा है कि दुनिया के इन सबसे पुराने मोड़दार पर्वतों का निर्माण करीब 2 अरब साल से गतिमान टेक्टोनिक प्लेटों और इस दौरान निकले मैग्मा से हुआ है। करोड़ों वर्ष तक अरावली को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन माफिया ने अरावली को 50-60 वर्षों में काट खाया है। माफिया शब्द व्यापक है। इस कटान के कारण अरावली बहुत तेजी से खत्म होती जा रही है। रायसीना हिल्स भी कुछ और नहीं बल्कि अरावली ही है। दिल्ली और आसपास के विकास ने अरावली को निगल लिया। अरावली ग्रेनाइट की खान है। इसकी रेंज में ग्रेनाइट निकालने का धंधा अनियंत्रित तरीके से चलता आ रहा था। $75 करोड़ वर्ष पहले ज्वालामुखी फटी, जहां आज जोधपुर का महेंद्रगढ़ किला है। जब धरती पर बर्फ की परतें जमी हुई थी, ये तब की बात है। मलानी में ज्वालामुखी फटा और धरती से बर्फ का पिघलना शुरू होता है और यहां बहुकोशिकीय जीवन की शुरुआत हुई। आधुनिक समय में अरावली की भूमिका और भी ज्यादा है। यह पर्वतमाला मानसून के समय बादलों को शिमला और नैनीताल की तरफ भेजती है। इसके पत्थरों की बनावट पानी के संरक्षण में काम आती है। कभी इस इलाके में 40 फीट पर पानी मिलता था, लेकिन अब तो 350-400 फीट नीचे जाने पर भी पानी नहीं मिलता है। फिर भी अरावली को लगातार काटा जा रहा है। अप्रैल 2019 में डाउन टू अर्थ में जितेंद्र और शगुन की रिपोर्ट है कि अब अरावली को बचाना मुश्किल है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में माइनिंग पर रोक लगा दी। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की अनुमति से ही खनन हो सकता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने रिपोर्ट दी कि अवैध माइनिंग से राजस्थान में 1967 से लेकर 2018 तक अरावली का 25% हिस्सा गायब कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी अरावली का कटान नहीं थमा है। किस स्तर पर अरावली को काटा जा रहा है, इसका पता 2017 के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG की रिपोर्ट से चलता है। 2011-12 से लेकर 16-17 के बीच अवैध माइनिंग के 4072 मामले दर्ज हुए हैं। अवैध रूप से करीब 10 लाख टन खनिजों का उत्खनन इस दौरान किया गया। अलवर जिले में अरावली की 31 पहाड़ियां गायब कर दी गई हैं। ये CEC की रिपोर्ट है। अगर कोई दावा करे कि अरावली में खनन पर रोक है, माफिया मिट गया है, तब फिर अरावली को खोजने का काम कीजिए कि यह पर्वतमाला पहले की तुलना में कितनी बची रह गई है। हम आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं। अरावली के इलाके से कितने सांसद आते हैं और इनमें से कितनों ने अरावली को लेकर सवाल पूछे हैं, यह जानकारी आपको जागरूक बना सकती है। लोकसभा की वेबसाइट से जानकारी मिल जाएगी। अरावली को सबने मिलकर मारा है, लेकिन अब भी इसका एक कोना बचा हुआ है।
यह वीडियो उसी सुंदर कोने का है। दिखा रहा हूं ताकि आप दिल्ली से सटी इस पर्वतमाला को लेकर कुछ महसूस कर सकें। 25 नवंबर 2017 के प्राइम टाइम में इसे दिखाया था। YouTube पर इस एपिसोड को फिर से देख सकते हैं। उस साल इंडिया हैबिटेट सेंटर में अरावली को लेकर एक प्रदर्शनी लगी थी। इसमें ईरा पांडे, प्रदीप कृष्ण और आदित्य आर्या ने अपने काम का प्रदर्शन किया था। यह अरावली के भीतर का दृश्य है। क्या आप इसे बचाना नहीं चाहेंगे? पर्वतमाला खत्म हो चुकी है, कुछ पहाड़ियां बची रह गई हैं। वो भी कब गायब हो जाएं पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को आज कई मामलों में राहत दी है। यूपी सरकार ने जुबैर के मामलों में जांच के लिए 2-2 एसआईटी का गठन किया था, जिसे भंग कर दिया गया है। यूपी सरकार ने कहा कि जुबैर ट्वीट ना करें, ऐसा आदेश जारी हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया, यानी जुबैर ट्वीट कर सकेंगे। यही नहीं, जुबैर को सभी एफआईआर के मामलों में गिरफ्तारी से राहत दी गई है, अंतरिम जमानत दे दी गई है। 27 जून को मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया। इसके पहले दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के मामले में और सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर पुलिस के मामले में अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन अब सभी एफआईआर के मामलों में अंतरिम जमानत दे दी गई। जुबैर की याचिका में इस बात की भी मांग की गई थी कि सभी एफआईआर रद्द कर दिए जाएं, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि अगर जुबैर चाहें तो इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। फिलहाल सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी और ये सभी मामले दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहेंगे। जुबैर के खिलाफ दिल्ली के अलावा यूपी के हाथरस में 2, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, चंदौली, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में एक एफआईआर की गई थी। जब यूपी सरकार के वकील ने कहा कि जुबैर को ट्वीट करने से रोका जाए, तब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, यह एक वकील से बहस न करने के लिए कहने जैसा है। हम नहीं कह सकते कि एक पत्रकार न लिखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह पाया गया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी काफी निरंतर जांच की गई है। हमें उनकी स्वतंत्रता को और रोकने का कोई कारण नहीं दिखता। हमारा विचार है कि उन्हें सभी एफआईआर पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह कानून का एक निर्धारित सिद्धांत है कि गिरफ्तारी की शक्ति का संयम से पालन किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में उसे लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। जुबैर को आज शाम रिहा कर दिया गया। मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल में रहने के निकल गए हैं। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दी है। लखनऊ यूपी में उनके खिलाफ 7 मुकदमे थे और दिल्ली वाले केस में उनको पिछले हफ्ते बेल मिल गई थी, तो मोहम्मद जुबैर निकले हैं बाहर। और जुबैर से हम कोशिश करेंगे कि एक रिएक्शन लें। वो अपनी लीगल टीम के साथ में हैं। जुबैर, हाउ आर यू फीलिंग? विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं जुबैर मैं सौरभ हूँ एनडीटीवी से। एक सेकंड। तो आप यहाँ पर अपनी लीगल टीम के साथ निकले हैं मोहम्मद जुबैर, और आप देख सकते हैं कि विक्ट्री साइन जो है, जुबैर कुछ कहना चाहेंगे? इशारों में ही कह दीजिए। विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, सच की जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? एक वर्ड, एक विन, वन वर्ड। I drive right? हाँ, तो विक्ट्री साइन दिखाते हुए मोहम्मद जुबैर निकले हैं। तो आपने देखा मोहम्मद जुबैर निकल गए हैं, उनकी रिहाई हो गई है। लगभग 23 दिन वो जेल में रहे हैं और अब वो यहाँ से निकल करके अपने घर जाएंगे। और कोर्ट ने उनको इजाज़त भी दी है कि वो ट्वीट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पत्रकार हैं। तो 23 दिन बाद जेल से बाहर निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी यूपी वाले सारे मामलों में। अब अपने वकीलों से चर्चा करेंगे। उन्होंने बयान नहीं दिया, पर विक्ट्री साइन, जीत का सिग्नल ज़रूर दिया है। तो फिलहाल मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद निकले हैं। उनके वकील काफ़ी खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और हम जानते हैं किस तरीके से पहले सीतापुर में उनको बेल मिली, तो लखीमपुर वाले केस में गिरफ्तार कर लिया गया। लखीमपुर के बाद हाथरस में, दिल्ली वाले में बेल मिली, तो उनकी एक एफआईआर चंदौली में पाई गई। तो एक जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने कहा दुष्चक्र लगता है। तो एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। मोहम्मद जुबैर अब बाहर गए हैं, वो बेंगलोर के रहने वाले हैं, वो देश में कहीं भी जा सकते हैं और ट्वीट करने पर उनकी कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारियों को लेकर कितनी चिंताएं जताई, तब भी फिल्मकार अविनाश दास को गिरफ्तार किया गया। अविनाश ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है। बुधवार को अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि अविनाश दास ने राष्ट्रीय ध्वज की सही से तस्वीर पोस्ट नहीं की, अवमानना कर दी। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि अविनाश ने गृहमंत्री की ऐसी तस्वीर लगाई जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार इन सब बातों पर फैसला दिया, टिप्पणियां दी, चिंता जताई, तब भी गृहमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में किसी को गिरफ्तार किया गया है। एक बहस चलती है, कहीं पहुंचती है, खत्म होती है, फिर वही बहस कहीं और से चलती है, पहुंचती है और खत्म होती है। जैसे ही लगता है कि अब बहस खत्म हुई, फिर से वही बहस कहीं और से चलती है, पहुंचती है और खत्म होने का नाम नहीं लेती है। आप ब्रेक ले लीजिए। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 2 आरोपी अमृतसर के भाकना गांव में पुलिस के साथ 4 घंटे चली मुठभेड़ में मारे गए। जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू नाम के इन दोनों गैंगस्टर्स की पुलिस को तलाश थी। जैसे ही उनके भाकना गांव में होने की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। पाकिस्तान की सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर इस गांव में पुलिस ने पहले दोनों गैंगस्टर्स को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने फायरिंग शुरू की तो मुठभेड़ शुरू हो गई। पहले गैंगस्टर जगरूप सिंह रूपा मारा गया और फिर मनप्रीत सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया। इस दौरान गुरुद्वारे के लाउडस्पीकर से गांव के लोगों को अपने घरों में ही रहने को कहा गया। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी और एक न्यूज चैनल का कैमरामैन भी घायल हुआ। मौके से एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और काफी गोलियां बरामद की गई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में पुलिस को 3 शूटर्स की तलाश थी। इनमें से 2 मारे गए हैं, जबकि दीपक मुंडी नाम का तीसरा गैंगस्टर अभी फरार है। इस हत्याकांड में कम से कम 8 शूटर शामिल थे। बाकी सबको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्नाटक के उडुपी जिले में एक टोल बूथ पर एक एम्बुलेंस के नियंत्रण खोकर टकराने से 4 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। एक मरीज को लेकर यह एम्बुलेंस बड़ी ही तेज रफ्तार में आ रही थी, लेकिन बारिश के कारण गीली सड़क पर टोल बूथ से पहले ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और एम्बुलेंस टोल बूथ के केबिन से जा टकराई। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही सिक्योरिटी गार्ड और टोल बूथ ऑपरेटर प्लास्टिक के बैरिकेड हटाते दिख रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस इतनी तेज थी कि आखिरी बूम बैरियर के पास खड़ा आदमी उसकी चपेट में आने से बच नहीं पाया। एम्बुलेंस में मरीज समेत 3 लोगों और एक टोल अटेंडेंट की मौत हो गई। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का अभी विस्तार भी नहीं हुआ है। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो मंत्री पद दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए मांग रहा था। इस गिरोह का सरगना रियाज शेख नाम का शख्स है। खास बात यह है कि इस गिरफ्तारी में उस विधायक ने ही अहम भूमिका निभाई जिसे एक गिरोह 100 करोड़ रुपए में कैबिनेट मंत्री पद दिलाने का ऑफर दे रहा था। इस विधायक को जब गिरोह पर शक हुआ तो उसने अपने सचिव के जरिए 17 जुलाई को रियाज शेख को ओबेरॉय होटल में बुलाया और बातचीत कर 100 करोड़ के बजाय 90 करोड़ में सौदा तय किया। पूरी रकम का 20% पहले ही देना था, इसलिए विधायक ने आरोपी को 18 जुलाई को पैसे लेने के लिए बुलाया और फिर पुलिस को जानकारी देकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने रियाज शेख से पूछताछ के आधार पर उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि अब तक ये गिरोह पैसे के बदले मंत्री बनवाने के लिए 4 विधायकों से संपर्क कर चुका था। देश की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2021 में जनगणना की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे अगले आदेश तक रोकना पड़ा। अब जब भी जनगणना कराई जाएगी तो उसके आंकड़ों का इस्तेमाल NRC तैयार करने के लिए नहीं किया जा सकेगा। जनगणना कानून 1948 के तहत जमा की गई व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सिर्फ जुटाए गए आंकड़ों को जमा कर अलग अलग प्रशासनिक स्तरों पर जारी किया जाता है। गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि पहली बार जनगणना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।